कभी कभी लगता है कि भारत को आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन उसके बाद एक लंबा गेस्ट हाउस काल शुरू हुआ, जहां नीतियां तो भारत में बनी पर उसका परामर्श विदेशों से आया, जहां काम तो भारत में हुआ पर उसका चेक पेमेंट दूसरे देशों से आया। भारत में इसकी शुरुआत आज़ादी के बाद से ही हो गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन समेत कई ब्रिटिश अधिकारी आज़ादी के बाद भी भारत में शीर्ष पदों पर रहे। स्वतंत्र भारत की सत्ता के गलियारों में गोरे साहबों की आवाजाही और टोका टोकी पहले जैसी ही रही। नेहरू युग में कभी अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाई गई तो कभी सोवियत रूस के संकेतों पर योजनाएं बनाई गई। डेनियल पैट्रिक जैसे अमेरिकी राजनयिकों ने खुलेआम यह स्वीकार किया कि केरल और बंगाल में वामपंथी उभार को रोकने के लिए अमेरिका ने कांग्रेस को आर्थिक सहायता दी थी, और ये महज फंडिंग नहीं थी, ये उस दौर की पॉलिसी हैकिंग थी, जिसका चरम हमें 1959 में देखने को मिला, जब केरल की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। CIA की एक रिपोर्ट में तो यहां तक बताया गया कि कांग्रेस के 40% सांसद USSR की फंडिंग पर पल रहे हैं। सुपर PM सोनिया गांधी जी के काल में यह विदेशी हस्तक्षेप और गहरा हुआ। 2008 में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच एक MOU साइन हुआ, जिसमें क्या बातें हुई थी, क्या डील हुई थी, ये अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। कांग्रेस के नेतृत्व में राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया गया, जिसे चाइना तक से फंडिंग मिली थी। इसके अलावा राहुल गांधी के IAMC जैसे इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन से संबंध भी किसी से छुपे नहीं हैं। वही IAMC जिसकी जड़ें अलकायदा तक जाती हैं। राहुल गांधी के एडवाइजर सैम पित्रोदा के लिंक तो USA के डीप स्टेट तक से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के ही एक बड़े नेता नटवर सिंह ने खुलासा किया कि CIA भारत की पॉलिसी मेकिंग में घुसपैठ कर चुकी थी। विदेशी फंडिंग वाले अनेक NGOs ने भारत में चल रही परियोजनाओं का विरोध किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट यहां तक बताती है कि इन प्रकार के आंदोलनों से भारत की GDP को 2 से 3% तक का नुकसान हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो भारत को एक इंटरनेशनल लैब समझकर विदेशी एजेंसीज यहां वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। किंतु 2014 में एक राजनीतिक परिवर्तन होता है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और देशवासियों को यह पता चला कि भारत में लग रही इस आग की चिंगारी विदेशी धरती से आ रही है। पिछले 11 वर्षों में यह दिखा है कि कैसे मोदी सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर काम किया है। प्रशासनिक स्तर पर FCRA कानून को सख्त किया गया ताकि विदेशी चंदे पर पल रहे NGOs पर नकेल कसी जा सके। 2015 से लेकर 2025 तक 20,000 से अधिक NGOs के विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द किए गए। ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर ग्रीन टेररिज्म फैलाने वाले ग्रीन पीस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की विदेशी फंडिंग रोकी गई। साइबर युद्ध के मोर्चे पर मोदी सरकार ने 2020 में टिकटॉक, WeChat और UC ब्राउजर जैसे 250 से अधिक चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने विदेशी हस्तक्षेप को खुले शब्दों में खारिज किया। OIC की मुस्लिम राजनीति हो, कनाडा के ट्रूडो की खालिस्तानी हमदर्दी हो या फिर ट्रंप का सीज फायर बयान, हर बार भारत ने सख्त, शांत और स्पष्ट उत्तर दिया। तुर्की की मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीति को जवाब देने के लिए भारत ने ग्रीस, अर्मेनिया और साइप्रस जैसे राष्ट्रों से रक्षा संबंध गहरे किए। वामपंथी नक्सलवाद, इस्लामिक कट्टरता और ईसाई मिशनरियों की विदेशी मदद पर भी सरकार ने कड़ा प्रहार किया। हिडेनबर्ग रिपोर्ट जैसी एजेंसीज और जॉर्ज सोरस जैसे बिलियनियर्स ने भारत की राजनीतिक स्थिरता पर हमले किए। लेकिन अब भारत में जॉर्ज सोरस के ठिकानों पर FCRA वायलेशन के मुद्दे पर ED नकेल कस रही है। ये वही जॉर्ज सोरस हैं जिनके तार राहुल गांधी तक से जोड़े जाते हैं। इसके अलावा न्यूज क्लिक जैसे संस्थानों को मिल रही चाइनीज फंडिंग पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने यह स्पष्ट किया है कि चाहे शॉर्ट सेलिंग के नाम पर हमला हो या डेमोक्रेसी सेविंग के नाम पर प्रचार, देश अब किसी भी प्रकार के फॉरेन इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी सरकार ने विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए कानूनी, प्रशासनिक, कूटनीतिक और डिजिटल मोर्चों पर संगठित प्रयास किए हैं। चाहे बात मजहबी प्रचार तंत्र की हो, नक्सली नेटवर्क की हो, विदेशी मीडिया के नैरेटिव वॉर की हो या फिर साइबर जासूसी की, भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अब अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर और अडिग है। अब भारत किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं बोलता, वह अपना संवाद खुद लिखता है, उसे बोलने का मंच भी खुद तय करता है। जिस भारत को कभी गेस्ट हाउस समझा गया था, वह भारत अब कमांड सेंटर है, जहां स्क्रिप्ट भी भारत का है और डायरेक्शन भी।